नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। प्रयागराज में पीएम मोदी ने की संगम की पूजा, महाकुंभ को दी 5,500 करोड़ की सौगात। बोले डबल इंजन की सरकार में तेजी से हो रहा काम। लोकसभा में संविधान पर चर्चा शुरू, राजनाथ सिंह बोले कुछ लोगों ने संविधान को कर लिया है हाईचेक, तो प्रियंका वाड्रा ने ईवीएम का उठाया मुद्दा। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और नेता विपक्ष खड़गे में हुई बहस। धनखड़ बोले मैं बहुत बर्दाश्त किया, तो खड़गे ने कहा आप सम्मान नहीं करते तो मैं क्यों करूं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की पहली लिस्ट, 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे संदीप दीक्षित। सड़कों पर उतरे बांग्लादेश के इस्लामी कट्टरपंथी, बोले हिंदू मान्यताओं को नीचा दिखाने के लिए ये खाना जरूरी, गौमांस परोसो या होटल बंद करो। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। महाकुंभ मेला शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे, यहां गंगा पूजन कर महाकुंभ का औपचारिक शुभारंभ किया। इसके पहले पीएम मोदी ने नौकायान का भी लुत्फ उठाया। पीएम ने अक्षयवट, सरस्वती कूप और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस मौके पर 5,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। साथ ही डिजिटल महाकुंभ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीएम मोदी ने कुंभ सहायक चैटबॉट की भी लॉन्चिंग की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कुंभ जैसे भव्य और दिव्य आयोजन को सफल बनाने में स्वच्छता की बहुत बड़ी भूमिका है। कुंभ से पहले आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ रही है, यहाँ एक नया शहर बस रहा है। प्रयागराज में आकर जातियों का भेद खत्म हो जाता है। साथ ही कहा कि केंद्र और राज्य ने मिलकर हजारों करोड़ की योजना शुरू की है, जिससे देश दुनिया के कोने कोने से महाकुंभ तक आने में कोई दिक्कत ना हो। आज प्रयागराज पहुंचे अलग ही तरीके से नजर आए। देखिए, आज जो दिखा बॉडी लैंग्वेज प्रधानमंत्री मोदी का, वो साफ साफ बता रहा है कि कुछ लोगों को जो डाउट हो गया था कि 240 सीटें आई हैं, आज योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी एक साथ जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ मूव कर रहे थे और इतना बड़ा आयोजन, ये महाकुंभ, और जिस तरीके से वहां पे तैयारी की जा रही है, जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, जिस तरीके से एक माहौल बन रहा है पूरे देश में कि इस बार कुंभ जाना है और उसके लिए तैयारी, मुझे लग रहा है कि इस तरीके के उत्सव से जो हिंदुओं के बीच जागृति हुई है, ये बटेंगे तो कटेंगे, और योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के हिंदुत्व वाले एजेंडे को जिस तरीके से लोग अब देख रहे हैं, उसको इस आयोजन से एक और पुश मिलने वाला है। जी, वहीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संविधान पर चर्चा शुरू कर दी है। यह चर्चा 2 दिनों तक चलेगी। संविधान पर चर्चा शुरू करते समय राजनाथ सिंह ने कहा कि हम भारत के लोगों ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था। उन्होंने संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस सदन और देश के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई भी दी। आगे राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश में ऐसा माहौल बनाया गया है कि संविधान एक खास वर्ग के लोगों के लिए है। संविधान निर्माण में बहुत से लोगों की भूमिका को जानबूझकर नकार दिया गया। संविधान को कुछ खास लोगों ने हाईचेक कर लिया है। वहीं प्रियंका वाड्रा ने ईवीएम के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि आप बैलेट बॉक्स से चुनाव कराएं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज ईवीएम का मुद्दा क्यों उठाया? देखिए, संविधान के ऊपर चर्चा हो रही है और ये गांधी परिवार के लोग वो अपने रटे रटाए भाषण पे आ रहे हैं। संविधान के ऊपर क्या इनका ज्ञान है, आज एक्सपोज हो गया। और राजनीति में कितने बड़े ये लोग बेवकूफ हैं, वो भी आज उसका प्रदर्शन हो गया। चिट थमा दिया गया था, वो चिट रखी हुई थी। भाषण दे रही हैं, ईवीएम से करवा लीजिए। भाई, ये करते करते तो 55 पिटीशन आपने डाल दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हर बार मुंह काला हुआ है। अभी 2 दिन पहले महाराष्ट्र के अंदर 400 ईवीएम के वीवीपैट को जो है वो रिकाउंट करवाया गया, टोटल 100% करेक्ट।
एक जगह से भी एक भी शिकायत नहीं आई। 400 ईवीएम की काउंटिंग हुई थी। तो इन लोगों को बोलने का कोई, इन लोगों को बोलने दिया जाए। लेकिन मजेदार क्या हुआ, ये राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते हैं, मुंह खोलते हैं कुछ न कुछ गड़बड़ करते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग पप्पू कहते हैं। ये 2 कदम और आगे है। आज पहला भाषण था मीडिया में, सोशल मीडिया में, ये पेड ट्रोल्स क्या भाषण दिया, क्या भाषण, मीडिया वाले भी नहीं दिखा रहे। पता नहीं क्यों डर लगता है इन लोगों को गांधी परिवार से, बहुत डर लगता है। क्या हुआ आज? हुआ ये कि बोलते बोलते वही अडानी दिमाग में फितूर घुसा हुआ है। तो वो कह रही हैं कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी कानून बनाए जा रहे हैं एक आदमी के लिए बनाए जा रहे हैं। वहां किसान भूखे हैं, वहां सेब सड़ जा रहा है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 1001 प्रॉब्लम बता दी। ये दिमाग से स्लिप कर गया कि हिमाचल प्रदेश में इनकी ही सरकार है। मतलब अपनी ही सरकार के खिलाफ अपने पहले भाषण में प्रियंका वाड्रा ने अपना एक परिचय दे दिया कि राहुल गांधी से वो कोई भी मामले में कम नहीं है, उनसे 1-2 स्टेप आगे है। जी, इस खबर में बात राज्यसभा की। संसद में संविधान पर पक्ष विपक्ष की चर्चा से पहले राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इसके खिलाफ भाजपा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। इसी पर हंगामा शुरू हुआ। इस दौरान धनखड़ और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जमकर बहस हुई। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैंने बहुत सहा, मैं किसान का बेटा हूं, मैं झुकता नहीं हूं। विपक्ष ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी है। तो खड़गे ने कहा कि आप हमारी पार्टी के नेताओं का अपमान करते हैं, आपका काम सदन चलाना है। आप किसान के बेटे हैं तो मजदूर का बेटा मैं भी हूं। आप सम्मान नहीं करते तो मैं आपका सम्मान क्यों करूं? ये क्या चल रहा है सदन के अंदर? देखिए, इन लोगों ने धनखड़ साहब को फ्लावर समझ लिया, फायर है, कभी झुकेंगे नहीं, साफ कह दिया। देखिए क्या है मसला। पहली बार सोनिया गांधी के खिलाफ पार्लियामेंट में इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं खुल्लम खुल्ला कि वो एक देशद्रोही है। बेसिक पॉइंट ये है कि जॉर्ज सोरोस से रिश्ते हैं, जॉर्ज सोरोस देश का नुकसान करना चाहता है। आप विदेशी ताकतों के साथ हाथ मिला करके आप देश के साथ गद्दारी कर रही हैं। ये बहुत बड़ा आरोप है। अब कांग्रेस की दिक्कत क्या है कि ये स्पीकर ने अलाउ क्यों किया। ये वाइस प्रेसिडेंट अपने आप को समझता क्या है, इसकी औकात क्या है कि सोनिया गांधी के खिलाफ इस तरह का आरोप लगता रहेगा और ये उसे अलाउ करेगा। ये बेसिक कारण है इतना बवाल का। तो आपने क्या किया कि भाई पूछेंगे तो लोग, भाई सोनिया गांधी के ऊपर इतना आरोप लगता रहा और आप कुछ नहीं किया आपने। भाई बीजेपी वाले तो लगाएंगे लेकिन तरीका होना चाहिए आपको। तो आपने क्या किया, अविश्वास प्रस्ताव, ये जानते हुए कि संख्या नहीं है। ऐसा नहीं कि बेवकूफ लोग बैठे हुए कांग्रेस में, उनको मालूम है कि संख्या नहीं है, ये प्रस्ताव राज्यसभा में खत्म हो जाएगा, हटने का तो दूर दूर कोई चिन्ह नहीं है। लेकिन फिर स्ट्रेटजी क्यों बनाई आपने? स्ट्रेटजी इसलिए बनाई कि अविश्वास प्रस्ताव लगा देंगे और रेस्ट ऑफ द सेशन के लिए हम ये कहेंगे कि चूंकि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है तो आप चेयर पे मत बैठिए, ये प्रस्ताव गिर जाएगा तब आप बैठिएगा। दैट वाज द स्ट्रेटजी। लेकिन यही एक चूक हो गई, उनको कानून समझ में नहीं आया। कानून ये कहता है कि अगर किसी भी सभापति के खिलाफ अगर आपने अविश्वास प्रस्ताव डाला है, इंपीचमेंट डाला है, तो जब आप डालेंगे उसके 14 दिन के बाद उसे संसद में रखा जाएगा। 14 दिन के बाद तो ये सत्र खत्म हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। तो उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि रेस्ट ऑफ द सेशन के लिए जैसे आप हमारे सांसदों को सस्पेंड कर देते हो, वैसे हम इस कानून का इस्तेमाल करके आपको सदन से बाहर कर देंगे। वो हुआ नहीं, वो हुआ नहीं। इसलिए ये हंगामा कर रहे हैं कि आप जाएं,
तो वही उन्होंने कहा, झुकूंगा नहीं, किसान का बेटा हूं। तो ये पूरे टसल का मर्म है। और अब बात कांग्रेस के पहले लिस्ट की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। नई दिल्ली सीट से आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित को टिकट दिया गया है। हालांकि आप ने अब तक केजरीवाल के नाम की घोषणा नहीं की है। हाल के कुछ चुनाव में यह पहला मौका है जब कांग्रेस ने चुनाव की घोषणा से पहले ही अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। महत्वपूर्ण यह है, चर्चा थी कि विधानसभा चुनाव आप और कांग्रेस दोनों मिलकर लड़ सकते हैं। हालांकि बाद में दोनों ही पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ने की संभावनाओं को खारिज कर दिया। कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है। केजरीवाल के लिए टेंशन है क्या? देखिए, ये तो बैठे बैठे कांग्रेस पार्टी ने एक भूकंप ला दिया दिल्ली की राजनीति में। चुन चुन के आपने टारगेट करके उम्मीदवार खड़े किए हैं, चुन चुन के। केजरीवाल ने अभी तक कहा नहीं कि वह नई दिल्ली से लड़ेंगे। नई दिल्ली किसकी सीट थी? शीला दीक्षित की। केजरीवाल शीला दीक्षित को चैलेंज करने के लिए वहां पहुंचे थे। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में चैलेंज करने के लिए पहुंचा है शीला दीक्षित का बेटा। मां की इज्जत का बदला लेने। जिस तरीके से केजरीवाल ने कहा था कि सरकार बनने दो, शीला दीक्षित को जेल में डाल देंगे, ये भ्रष्टाचारी है, ये घोटालेबाज है, इसने दिल्ली को लूटा है, मेरे पास फाइल है, 300 पेज की फाइल है, सबूत है मेरे पास, शीला दीक्षित को बदनाम करके ये राजनीति में आए। अब तक कांग्रेस पार्टी ने उस बेइज्जती का, उस अपमान का बदला नहीं लिया। पहली लिस्ट जो आई है वो साफ साफ बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार दो दो हाथ करने के मूड में है। एक सीनियर नेता से बात हुई हमारी कांग्रेस पार्टी, बोले कि जीतेंगे नहीं, लेकिन अब केजरीवाल को जीतने भी नहीं देना है, जीतने भी नहीं देना है, बहुत हो गया। तो ये सारी कवायद जो चल रही है, मुझे लग रहा है कि केजरीवाल इस लिस्ट के आने के बाद, मैं तो भूल ही गया, एक अनिल चौधरी को भी डाला, तमाम बड़े बड़े लीडर्स को मैदान में उतारा जा रहा है, रागिनी नायक को भी उतारा गया। अनिल चौधरी जिसने शराब घोटाले की शिकायत की, जिसकी शिकायत पे ये सारे लोग जेल गए, उसको कहां से उतारा? वहां से तो भाग गए, मनीष सिसोदिया भाग लिए, वहां से पलपलगंज से खड़ा किया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना इंटेंशन क्लियर कर दिया है कि इस बार पिछले बार की तरह किसी को भी खड़ा नहीं कर देंगे। इस बार बड़े बड़े नाम जो खुद ना भी जीते तो केजरीवाल की पार्टी को, आम आदमी पार्टी को जीतने ना दे, इस तरह की रणनीति पे कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। जी, आखिरी खबर में बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश के ढाका में इस्लामिक कट्टरपंथ अब इस हद तक पहुंच गया है कि मुस्लिम कंज्यूमर राइट्स काउंसिल ने मांग की है कि या तो राज्य के हर रेस्टोरेंट में बीफ परोसा जाए, वरना सब मिलकर इसका बहिष्कार करें। अपने इस मांग को काउंसिल ने बंगशाल एरिया में एक रैली भी की और साथ में तर्क दिया कि जो रेस्टोरेंट बीफ नहीं दे रहे वह इस्लामी विचारधारा के खिलाफ है, इसलिए उनका बॉयकॉट किया जाना चाहिए। बार बार यह भी कहा गया कि जहां बीफ नहीं बिक रहा वो रेस्टोरेंट भारत और हिंदुत्व के एजेंट है, ऐसे रेस्टोरेंट्स का बहिष्कार किया जाना चाहिए। ये क्या चल रहा है बांग्लादेश में? वहां की भाई सरकार ऐसा है, अगर औकात है आप लोगों की तो भारत से आया हुआ सारा सामान बैन कर दो। भूखे नंगे सड़क पर नजर आओगे। भाई बांग्लादेश में बनता क्या है? बांग्लादेश में बनता क्या है? ये कठमुल्लों की यही कहानी है। ये जहां रहेंगे गंद फैलाएंगे, जहां रहेंगे गंद फैलाएंगे। ये कौन सा इस्लाम तुमने पढ़ लिया कि बीफ खाना जो है वो इस्लामिक काम है? कौन से हदीस और कौन से कुरान में लिखा हुआ है? ये घृणा, वाह, हिंदुस्तान से अलग हुआ था ये देश। कालिक पोत देनी चाहिए उन लोगों की जिन लोगों ने धर्म के आधार पर इस देश का विभाजन किया, यही काम करवाने के लिए। महापुरुष हैं ये लोग, स्वतंत्रता सेनानी महापुरुष, यही काम करवाने के लिए आप। भाई
इतिहास तो उसी तरीके से जज करेगा। क्या आपने कोई फैसला लिया, उस फैसले से आगे क्या हुआ। ये जितने नेहरू, गांधी, ये सारे लोग, जिन लोगों ने अपनी नाक के नीचे देश का बंटवारा किया धर्म के नाम पे, वो आज गलत साबित हो रहे हैं। हिंदुओं को वहां काटा जा रहा है और अब इस तरह से अपमानित किया जा रहा है। लेकिन ये कटमुल्ले जानते नहीं है। ये ममता बनर्जी सिर्फ बॉर्डर को टाइट कर दे, ये टीएमसी वाले गाय की सप्लाई बंद कर दें, असम में हेमंत बिस्वा शर्मा भी बॉर्डर पे एकदम जीरो टॉलरेंस कर दें, गाय की सप्लाई हिंदुस्तान से बंद हो जाएगी ना, तो खा भी नहीं पाओगे तुम लोग, खा भी नहीं पाओगे। नमक से लेकर बिजली तक, कपड़े से लेकर के जूते तक, ये सब हिंदुस्तान से जाता है। मॉल्स खाली हो जाएंगे सामान के, लेकिन ये देखिए इस तरह के ये बांग्लादेशी, ये पाकिस्तानी एजेंट दलाल हो चुके हैं। और ये जो कटमुल्लों की जो बारात है, जो एंटी इंडिया वहां पे माहौल बना रहा है, इन लोगों को बहुत जल्द सबक मिलने वाला है। सड़क पे आएंगे ये सब। बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।